हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने न्यू वाली ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम नए जिलों को अपडेट करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ। उससे पहले हमने परिचय कंप्लीट कर लिया है और भौतिक प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने के राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान का अपवाद तंत्र पूरा ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाद तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अरब सागर का अपवाद तंत्र, एक बंगाली खाड़ी का अपवाद तंत्र और एक आंतरिक अपवाद तंत्र। अरब सागर का अपवाद तंत्र दोस्तों 17.4% है, बंगाली खाड़ी का 22.4% है और आंतरिक अपवाद तंत्र 60.2% है। आगे हम बात करें दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ अपने राजस्थान में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों के बारे में, यानी कि जो अरब सागर में अपना जल गिराती है उन नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ट्रिक है दोस्तों सालों की माँ सोजा पश्चिम बनास को लेकर अरब सागर में। ये दोस्तों आपकी ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो याद कर लीजिएगा इससे भी, वरना इसे भी देख लीजिएगा। पहली ये दोस्तों साबरमती। साबरमती की सहायक नदियाँ हैं हथमती, माजम, मेसवा, वेतरेक, वाकल, सेई। दूसरी है दोस्तों लूणी। लूणी की जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, सागी, जवाई, गुइया। ये दोस्तों लूणी की सहायक नदियाँ हो गई। अब है दोस्तों माही। माही में चाप, एराव या ईरू, जाखम, सोम, मोरेन, अनास। ये दोस्तों माही की सहायक नदियाँ। सोम और जाखम और पश्चिम बनास। पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ हैं सुकली, कुकड़ी, बलराम, गोहलन, दारवेल और सीपू। ये दोस्तों पश्चिम बनास की सहायक नदियाँ हैं। तो अपने अरब सागर में ले जाने वाली मेन नदियाँ तो दोस्तों ये है, और इनकी सहायक नदियाँ ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों बंगाली खाड़ी में जो जल ले जाने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में। तो ये दोस्तों आप ट्रिक से देख लीजिएगा। बेबज, बाणगंगा, गपका, खारी, कोठारी, ये सब गिरे बंगाल की खाड़ी। ये ट्रिक है दोस्तों। बेस से बेडच, बनास, चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध और काली सील अलग अलग नदियां हैं। खारी और कोठारी ये दोस्तों बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां अरब सागर में चल ले जाएगी और बंगाली खाड़ी की नदियां बंगाली खाड़ी में चल ले जाएगी। लेकिन आपको ये पता नहीं चला होगा कि आंतरिक प्रवाह की नदियां जल कहाँ ले जाएगी। तो ये मैं बता देता हूँ कि आपको ये नदियाँ दोस्तों एक निश्चित स्थान से निकलकर कुछ दूर बहने के बाद या तो विलुप्त हो जाती है या फिर किसी बांध या झील में अपना जल गिरा देती है। यानी कि राजस्थान के अंदर अंदर जो नदियाँ अपने उद्गम स्थान से निकलकर और राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है किसी झील या बांध में। तो ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती है, जैसे कांतली, कांकने या मसूरदी, साबी, गग्गर, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा या मेंढा। ये दोस्तों नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अब हम बात करें दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम घग्गर नदी। घग्गर नदी के उपनामों की हम बात करें तो सरस्वती नदी, द्रेस्वती नदी, राजस्थान का शोक, मृत नदी, नट नदी, चौतांग नदी, सोतन नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी और वैदिक नदी। यानी कि ये घग्गर नदी के उपनाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम बात करें घग्गर नदी के उद्गम स्थल की, तो उद्गम दोस्तों इसकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है तथा राजस्थान में हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में ये प्रवेश कर जाती है दोस्तों। राजस्थान के कितने जिलों में ये नदी बहती है, तो राजस्थान के 3 जिलों में ये नदी बहती है। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। पहले 2 जिलों में ये नदी बहती थी, अब अनूपगढ़ नया जिला बन गया, इसलिए 3 जिलों में बहने लगी, ठीक है। आगे हम इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद ये हरियाणा में बहती हुई हमारे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा में दोस्तों बनवाली सभ्यता इसके किनारे है, ओटू झील इस नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों हनुमानगढ़ में ये टिब्बी तहसील में से प्रवेश कर जाती है। बाद में हनुमानगढ़ में ही बटनेर दुर्ग, तलवाड़ा झील और कालीबंगा, पेड़ीबंगा, रंगमहल सभ्यता, ये दोस्तों हनुमानगढ़ की स्थल है। आगे हम बात करें दोस्तों इस नदी के किनारे कौन कौन से स्थल है, तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ 2 शहर इसके किनारे स्थित है। और बिंजोर, बरौर सभ्यता जो कि अनूपगढ़ में है, ये भी इसी के किनारे स्थित है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों आगे ये नदी कहाँ जाती है, तो ये नदी पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में ये नदी लुप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये नदी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान तक इसका बहाव क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें दोस्तों इस नदी की विशेषताओं के बारे में। तो राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र को तो नाली बोल देते हैं दोस्तों, और पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह को हकरा बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस नदी का क्षेत्र अनाज का कटोरा, धान का कटोरा भी कहते हैं। इस नदी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अनाज का कटोरा या धान का कटोरा दोस्तों। और ये दोस्तों ये घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करें आंतरिक प्रवाह की अन्य नदियों के बारे में, तो उसमें आती है एक तो कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम होता है दोस्तों खंडेला की पहाड़ी या सिक्कर से। प्रवाह क्षेत्र इसका सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू, ये 3 जिलों में है इसका प्रवाह क्षेत्र।
जो कि क्या कहलाता है, तोरावटी कहलाता है दोस्तों। तोरावटी इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है। समापन इसका सुलखानिया गांव चूरू झुंझुनू की सीमा पर सुलखानिया गांव है, वहाँ इसका समापन हो जाता है दोस्तों। लंबाई इसकी 100 किलोमीटर है। इस नदी किनारे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता भी नीमका थाना जिले में आने लगी है और सुनारी सभ्यता भी नीमका थाना में आती है। पहले ये झुंझुनू में आती थी। ठीक है। आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों आंतरिक प्रवाह की अगली नदी के बारे में, तो कांकनी या कांकनी नदी, इसे दोस्तों मसूरदी नदी भी बोलते हैं। उद्गम इसका दोस्तों कोठारी गांव जैसलमेर से होता है और जैसलमेर में ये भुज झील मिठा की खाड़ी जैसलमेर में समाप्त हो जाती है। ठीक है। अंतर प्रवाह की सबसे छोटी नदी इसी को बोलते हैं। ये 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। अंतर प्रवाह की सबसे छोटी लंबी नदी है। जैसलमेर में एक ही जिले से इसका उद्गम होता है और एक ही जिले में यानी कि जैसलमेर से उद्गम होता है और जैसलमेर में ये समाप्त हो जाती है दोस्तों। टोटली 17 किलोमीटर बहती है। इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। ठीक है। आगे हम अन्य आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात करें तो उसमें सांभर झील में गिरने वाली नदियां हम देखते हैं। एक तो है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से होता है दोस्तों और इसका समापन सांभर झील में होता है। इस किनारे दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। इसके किनारे रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है सलेमाबाद। ठीक है। एक जो नदी है मेंथा या मेंढा इसे बोल देते हैं, ये दोस्तों ये भी सांभर झील में अपना जल गिराती है। उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है मेंथा नदी का। इसके किनारे दोस्तों लूणवा तीर्थ स्थल स्थित है, जो कि जेएनयू का तीर्थ स्थल है। ये डीडवाना कुचामन जिले में आने लग गया है। ठीक है। ये नदी दोस्तों सांभर झील में सर्वाधिक लवण की आपूर्ति करती है। कौन सी नदी, मेंथा नदी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सांभर झील में अन्य नदियां कौन सी है और नाले कौन से हैं जो कि अपना जल गिराते हैं, तो खारी और खंडेल नदी भी अपना जल सांभर झील में गिराती है। नालों की हम बात करें तो जंपोक नाला, त्योंदा नाला, नलियासर नाला और देवयानी नाला, ये 4 नाले दोस्तों इस झील में अपना जल गिराते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर दोस्तों आंतरिक प्रवाह की 2 नदियों के बारे में और बात कर लेते हैं। साबी नदी। साबी नदी का उद्गम दोस्तों सेवर की पहाड़ियों से होता है। प्रवाह क्षेत्र क्या रहेगा इसका, तो कोटपुतली बारोड, खेरतल, तिजारा, ये दोस्तों 2 जिलों में नदी बहती है। समापन हरियाणा में हो जाता है इसका। ठीक है। आगे है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर अलवर की थानागाजी पहाड़ियों से। प्रवाह क्षेत्र इसका अलवर, डीग और भरतपुर 3 जिलों में होता है इसका प्रवाह क्षेत्र। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आंतरिक प्रवाह की सभी नदियाँ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो आगे हम बंगाल की खाड़ी की नदियाँ और अरब सागर की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।